नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले रेपिस्टों को बाहर निकाल कर तफरी करवाई जा रही है। जी हाँ, ओवैसी ने राम रहीम और बीजेपी को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान। बोले फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर की भी फोटो हो नोट पर। जी हाँ, अब लक्ष्मी के बाद एक और नया जुमला छोड़ा गया है। बताएंगे आखिरकार कौन है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मचा तहलका। जी हाँ, तेलंगाना जाते ही राहुल को मिला जमकर समर्थन तेलंगाना में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पीके का दोस्तों विपक्ष पार्टियों के ऊपर बड़ा हमला। बोले 6 राज्यों की दुआओं से चल रही है हमारी यात्रा, वो लोग दे रहे हैं हमें पैसा। आपको बताएंगे क्या कुछ और बोला है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल का केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला। बोले पूरे एमसीडी के पैसे खा गए। जी हाँ, कूड़े का ढेर लगा रखा है दिल्ली में, नगर निगम का पैसा हड़प गई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें अब MCWC के बजाय खरगे की नई जो है बैठक का नाम आ गया है सामने, स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें खरगे ने कई लोगों को शामिल किया। बताएंगे क्या कुछ आगे का प्लान है उनका अध्यक्ष बनते ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बांके बिहारी के शरण में पहुंचे अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें विधायकों के साथ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि तेलंगाना में बीजेपी के विधायक जो है विधायक खरीदने पहुंचे थे बीजेपी के लोग। 115 करोड़ रुपए उनके साथ पकड़े गए हैं। क्या कुछ कहा है केसीआर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए, बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सचिन पायलट का बड़ा हमला। बोले 2 करोड़ नौकरियां हड़प गई बीजेपी की सरकार युवाओं की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर रविश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल 2024 तक मंदिरों पर जोर देगी प्रधानमंत्री की सरकार। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल रेपिस्टों को और मर्डररों को बाहर निकाल कर बीजेपी करा रही तफरी। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी के राम रहीम वाले बयान पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी रेपिस्टों को बाहर निकाल रही है। पहले आपको बता दें दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया। उसके बाद ओवैसी ने कहा कि अब बाबा राम रहीम को छोड़ा गया है। एक रेपिस्ट दोस्तों जिसके ऊपर कई महिलाओं के, आप समझिए, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले हैं और कई महिलाओं को इसने मौत के घाट उतार दिया। कई मर्डर के इसके ऊपर केस है। उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए बाबा राम रहीम 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। क्यों दोस्तों, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई बेचारा आम आदमी है जिसके ऊपर मर्डर का भी आरोप है और उसको सज़ा हो गई, वो तो कभी पैरोल पर बाहर नहीं आ पाता। लेकिन दोस्तों आप समझिए बाबा राम रहीम जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, वो बाकायदा पैरोल पर बाहर आता है, जगह जगह अपनी सभाएं करता फिरता है। और दोस्तों सभाओं के साथ साथ आप समझिए बाबा राम रहीम जो है वो अपना म्यूज़िक वीडियो भी लॉन्च कर देता है। हैरत की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश का कानून इस वक्त सो रहा है, और सो रहा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अदालतें चुप बैठी हैं। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि ये किसके कहने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठेका ले रखा है कि वो सारे रेपिस्टों को बाहर निकालेंगे। पहले बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने बुरी तरीके से बिल्किस बानो के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। आपको याद हो कि बिल्किस बानो के पूरे परिवार को ख़त्म करते समय एक बड़ी चीज़ की गई थी, और ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था वो हमारे सामने है। बाकायदा केंद्र सरकार की इसमें सहमति थी कि उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाए, और अब केंद्र सरकार की दोस्तों इसमें भी सहमति है जिसमें बाबा रामदेव को पैरोल दी गई है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और ऐसा कैसे होता है दोस्तों, जब चुनाव आ रहे होते हैं तभी बाबा रामदेव को पैरोल मिलती है। इससे पहले आपको याद होगा जब पंजाब के चुनाव थे तब भी बाबा रामदेव को पैरोल पर छोड़ दिया गया था। और अब आपको तो पता ही है कि बहुत जल्दी जगह जगह हरियाणा वगैरह में भी चुनाव आएंगे। जहाँ जहाँ चुनाव आएंगे बीजेपी वहाँ चाल चल रही है, और इसीलिए बाबा राम रहीम को दोस्तों हिमाचल और गुजरात के मद्देनजर रखते हुए निकाला गया बाहर।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार सर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 तक सिर्फ अब मंदिर की बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, विकास, महंगाई और गरीबी की नहीं। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार सर एक बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा इनका प्राइम टाइम शो भी आता है एनडीटीवी पर। और दोस्तों रवीश कुमार सर हमेशा बीजेपी को घेरे में लेते रहते हैं क्योंकि ये एक सच्चे पत्रकार हैं। अब दोस्तों रवीश कुमार सर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की असलियत बयां कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा है रवीश कुमार ने, चलिए आपको बताता हूँ। रवीश कुमार सर लिखते हैं मोदी सरकार पर, पहले तो आपको बता दें वो कहते हैं कि अब 2024 तक पीएम मोदी मंदिरों के विकास पर जोर देंगे। समझ रहे हैं आप, 2024 तक पीएम मोदी मंदिरों के विकास पर जोर देंगे क्योंकि उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने से बचने के लिए दोस्तों सिर्फ यही रास्ता बचा है। अब आप समझ सकते हैं रवीश कुमार सर ने इस एक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खोल डाली है। आप समझिए 2024 तक पीएम मोदी विकास पर जोर नहीं देंगे, वो सिर्फ मंदिरों के विकास पर जोर देंगे क्योंकि उनके पास 10 साल के काम का हिसाब देने से बचने के लिए सिर्फ यही रास्ता बचा है। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो तमाम नेता जो दोस्तों देश की गिरती अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ती बेरोजगारी को नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों देश में हिंदू और मुसलमान की परिभाषा लिखते हैं। जो लोग दोस्तों मंदिर और मस्जिद पर बात तो करते हैं लेकिन हमारे देश के बेरोजगार भाइयों के बारे में बात नहीं करते। जो लोग दोस्तों आप समझिए ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो लोग देश को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में उलझा कर सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है दोस्तों जो कहता है कि नोटों पर गणेश जी और माँ दुर्गा की फ़ोटो छाप दो। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहती है दोस्तों आप समझिए कि अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, अगर मंदिर बनेगा तो मस्जिद भी बनेगी। हर जगह मस्जिद को ढाकर दोस्तों ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं। तो दोस्तों इससे तो भाईचारा और कमज़ोर होगा। जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसे रास्ते पर देश को चला रहा हो जिस पे चलकर देश को सिर्फ मायूसी, बेरोजगारी और दोस्तों नफरत ही हाथ लगेगी। इससे पहले दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा कि 2013 या 12 से पहले देश में ऐसी नफरत फैली हो। अब तो ऐसा लगता है दोस्तों जैसे हर चीज़ करना जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जुर्म बन गया है और बीजेपी ने हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढ रखा है। अगर बॉलीवुड में कोई फिल्म बन जाती है तो ये लोग दोस्तों उसका विरोध करने लगते हैं, कहते हैं इसमें इस देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, इसमें उस चीज़ का मजाक उड़ा दिया। फिल्में आजकल जो ऐड बनते हैं, छोटे छोटे जो टीवी ऐड बनते हैं उसमें भी ये लोग अपनी मुंडी घुसान लगे। भाई ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी की जब सरकार आई तभी देवी देवताओं के लिए आपका प्यार जागा, जब कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों तब ऐसा नहीं होता था। न देश में ऐसी नफरत फैलाई गई थी, ना बॉलीवुड वालों को ऐसा परेशान किया जाता था। आज हमारे बॉलीवुड की फिल्में सारी फ्लॉप हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। देश में इतनी नफरत, सोशल मीडिया पर आए दिन एजेंडा चलाना, हैशटैग चलाना, देवी देवताओं पर बीजेपी के नेताओं के बेतुके बयान, ये साफ बताते हैं कि देश में गिरती अर्थव्यवस्था, देश में गिरता रुपए, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बॉलीवुड में पूरी तरीके से बॉलीवुड का बर्बाद होना ये बीजेपी की वजह से हो रहा। आप देखिए साउथ एरिया में ये क्यों नहीं हो रहा है? तमिल वहाँ की फिल्मों पर कोई सवाल नहीं उठाता, साउथ की फिल्मों पर कि देवी देवताओं का अपमान कर दिया। वहाँ पर ये सब कुछ है ही नहीं। वहाँ पर क्योंकि इस तरीके के अंधभक्त नहीं है जिस तरीके के हमारे बॉलीवुड में है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, राम रहीम को लेकर जब खट्टर से पूछा सवाल तो सक पका गए दोस्तों सीएम खट्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरियाणा के बीजेपी के खट्टर जो है वो पूरी तरीके से बौखला गए जब उनसे पूछा गया कि आपने राम रहीम की पैरोल पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो खट्टर ने हाथ धो लिए, बोले हमारा कुछ लेना देना नहीं है राम रहीम की पैरोल से। तो ज़रा कोई दोस्तों आप समझिए, जेल वालों से पूछे, जेलरों से पूछे कि फिर राम रहीम को छोड़ा क्यों जा रहा है। एक साल में दोस्तों 3 बार राम रहीम का बाहर आना महज एक साल में, ये दोस्तों संजोग तो नहीं हो सकता है। भाई इतना प्यार एक कैदी के लिए उमड़ रहा है, वो भी एक ऐसा कैदी दोस्तों जिसके ऊपर कई हत्या और कई बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं।
और जिसके ऊपर साबित हो गया, जिसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो 20 साल को तो छोड़िए 1 साल में ही 3 बार बाहर आ जाता है। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि 20 साल की सज़ा उसको होगी। मुझे लगता है बीजेपी 5-6 साल की सज़ा देकर कह देगी कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, अगर बीजेपी की सरकार रही तो। लेकिन बीजेपी की सरकार रहेगी नहीं, और यही देश के लिए अच्छा है कि ना रहे। क्योंकि दोस्तों अगर बीजेपी की सरकार देश में रही तो वो ऐसे रेपिस्टों को और मर्डररों को बाहर निकालती रहेगी और देश का सर शर्म से झुकाती रहेगी। कभी आपने दोस्तों अमेरिका बड़े बड़े शहरों में सुना कि किसी रेपिस्ट या मर्डरर को बाहर निकाला गया? वहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों न जाने कौन सा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कि हत्यारे और जितने बड़े बड़े जुर्म करे हुए लोग हैं उन्हें तो बाहर लाया जा रहा है, और जो बेचारे सच्चाई लिखते हैं, जो सच्चे पत्रकार हैं, या फिर दोस्तों जो सच्चे लोग हैं जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वाह भाई, मतलब अब ये बहुत कांग्रेस के नेता का बिल्कुल सही कहना है कि अब अच्छे लोग तो रहेंगे जेल में और बुरे लोग रहेंगे दोस्तों जेलों के बाहर। रवीश कुमार सर ने भी एक बार कही थी ये बात कि भाई अब तो वो समय आ गया है, अब वो रामराज ला रही है मोदी सरकार कि देश में दोस्तों जो जुर्मकारी हैं, जो लोग बड़े बड़े जुर्म करते हैं, वो तो जेल से बाहर रहेंगे, लेकिन जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो जेल के अंदर होंगे। और यही दोस्तों बीजेपी की सोच है। इस सोच को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश का पैसा, नगर निगम का पैसा पूरा चाट गई है केंद्र सरकार। आपको बता दें अब अरविंद केजरीवाल नोटों के बाद दोस्तों अब वापस से एमसीडी चुनाव पर कचरे के ढेर पर आ गए। बीजेपी और दोस्तों केजरीवाल में कल से ही जो है जुगलबंदी चल रही है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इन भाजपाइयों को हक नहीं बनता हमसे सवाल पूछने का। इन लोगों ने पूरा नगर निगम का पैसा डकार लिया है। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मुझसे आंख से आंख मिलाकर कहें, मैंने जो सारा पैसा दिया है दिल्ली सरकार ने नगर निगम का, वो सारा का सारा डकार कर बैठी है केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरा एमसीडी का पैसा डकार लिया है और अब यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को तनख्वाह तक नहीं दी जाती। केजरीवाल दरअसल दोस्तों एमसीडी का चुनाव जीतना चाहते हैं, और आपको बता दें एमसीडी के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमेटी गठित की है। लेकिन आपको बताता चलूं दोस्तों इस बार जो है यहाँ पर मामला टक्कर का था। बीजेपी डरी बैठी थी केजरीवाल से, इसलिए बीजेपी ने दोस्तों केजरीवाल से डरने के बाद जो चुनाव का मामला था वो टाल दिया था, ये कहकर कि अभी जो है थोड़ा बिजी हैं चुनाव आयोग। लेकिन दोस्तों आप समझिए एमसीडी का चुनाव बीजेपी के कहने पर टाला गया, लेकिन बीजेपी से कब तक टालेगी। दरअसल बीजेपी को ये डर लग रहा है कि कहीं एमसीडी भी केजरीवाल के हाथ में चला गया तो दिल्ली से हमारा नाता पूरा टूट जाएगा, सिर्फ कहने को हम केंद्र सरकार रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि आज नहीं कल तो आपको चुनाव कराना ही था और वो तो होकर रहेगा। अब ये बात भी साफ है कि केजरीवाल भी बीजेपी की राह पर ही है, लेकिन बीजेपी को तो चिढ़ है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी नहीं चाहती कि उसकी जगह केजरीवाल ले लें। भले ही आप और हम सोचते हो कि केजरीवाल हो या बीजेपी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए केजरीवाल नाक की नकेल बन चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से केजरीवाल हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से दे रहा है, उससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि केजरीवाल 2 कदम आगे निकलेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार से। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी तो केजरीवाल दोस्तों उससे 2 कदम आगे बढ़कर बात करेंगे। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस बात में कितनी सच्चाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों, तो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, उससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी से 2 कदम आगे हैं केजरीवाल फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रशांत किशोर का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारा कोई खर्चा नहीं, ना हम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ना ही हमारे पास लोगों को ट्रैक्टर या ट्राली या बसों में भरकर ला रहे हैं जो हम पेट्रोल डलाएंगे, ना ही हमारा कोई ख़र्चा है जो हम मंच लगाएंगे। आपको बता दें पीके ने हमला बोलते हुए कहा कि हमने 6-10 चुनाव लड़े और 10 में हमने जीत हासिल की है,
वही 6 पार्टियां हमारी मदद कर रही हैं इस यात्रा सौरभ यात्रा को निकालने में, और उन्हीं से हमें ये ख़र्चा मिल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 6 पार्टियां जो हैं वो प्रशांत किशोर को पैसा दे रही हैं, और पैसा इसलिए दे रही हैं कि उनकी, आपको याद पता होगा कि बिहार में वो एक सौरभ यात्रा निकालना है और वो बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं। यही कारण है जो प्रशांत किशोर को दोस्तों 6 राज्य हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं पैसों के मामले में। प्रशांत किशोर ने खुलकर बताया कि उनको पैसा इन्हीं 6 राज्यों से मिल रहा है जो थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं उनकी इस यात्रा को लेकर। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ये कर किसके लिए रहा है। जी हाँ, कि एक तरफ ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर दोस्तों कांग्रेस, एक तरफ राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। माना ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर राहुल गांधी की मदद कर रहा है, जबकि बीजेपी कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां भी प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। अब सवाल यहाँ पर दो उठ जाते हैं दोस्तों कि आखिरकार प्रशांत किशोर काम किसके लिए कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जमकर बरसते रहते हैं आए दिन प्रशांत किशोर, और सरकार के ऊपर खुद भी निशाना साधते हैं वो। लेकिन ये बात तो साफ है दोस्तों कि प्रशांत किशोर किसी के एजेंडे पर तो काम कर रहा है। अगर वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो भी किसी और के कहने पर काम कर रहे हैं दोस्तों तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, केसीआर ने बीजेपी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। बोले भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों 2 दिनों से सियासत गर्म है। जी और ये सियासत इसलिए गर्म है दोस्तों क्योंकि 115 करोड़ रुपयों के साथ तेलंगाना में बीजेपी के विधायक पकड़े गए हैं, और वो बाकायदा किसको खरीदने आए थे दोस्तों, वो खरीदने आए थे तेलंगाना यानी कि दोस्तों केसीआर के 3 विधायकों को। और बताया जा रहा है इनको 100 करोड़ में ख़रीदने की डील हुई थी, 115 करोड़ रुपए इनके पास पकड़े गए हैं। आपको बता दें तेलंगाना की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसी एक राज्य को भी छोड़ना नहीं चाहती जिसमें वो ख़रीद फरोश की कोशिश ना करे। आप देखिए सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में ख़रीद फरोश शुरू हुई। मध्य प्रदेश में खरीद फरोश की सिंधिया अपने विधायकों को ले उड़े पैसों के लिए, और वहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। उसके बाद दोस्तों उससे पहले कर्नाटक, फिर पुडुचेरी में दोस्तों कांग्रेस की सरकार गिराई गई पैसों के बल पर। गोवा में पैसों के बल पर कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया गया। उसके बाद दोस्तों आपको पता हो कि महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे पूरे के पूरे विधायक ले उड़े। उसके बाद दोस्तों झारखंड में ये मौका आया कि झारखंड के सारे विधायकों को बीजेपी ने ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि बीजेपी की किस्मत बेकार निकली। झारखंड में इन्होंने गच्चा खा लिया। जी हाँ, और उसके बाद बिहार में इन्होंने कोशिश की, और बिहार में दोस्तों इन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश के सारे विधायकों को ख़रीद भी लिया, लेकिन दोस्तों वहाँ के विधायक बिके नहीं। उसके बाद दोस्तों नंबर आया मणिपुर का। आप देखिए मणिपुर में नीतीश की मिली-जुली सरकार थी, उनके 6 विधायक थे, 6 विधायकों में से 5 को खरीद लिया गया। तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से बार बार ये सब कुछ हो रहा है और जगह जगह सरकार गिराकर सरकारें खरीदी जा रही हैं दोस्तों, ये तो साफ जग जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुराना पैटर्न रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और जो है आपका पुडुचेरी, और न जाने ऐसे कितने राज्य दोस्तों, कितने राज्य जहां पर बीजेपी पूरी कोशिश कर चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि देश में इस चीज़ को बड़े तौर पर नहीं लिया जाता। अगर देश की जनता एक बार ये ठान ले कि हम किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वोटों के लिए इनका मतलब सिर्फ खरीद फरोश थे, या फिर सीधी सी बात ये हो कि एक कानून बने कि एक बार जिसकी सरकार बन गई है उसी की सरकार रहेगी, देश में खरीद फरोश को ख़त्म करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि दोस्तों सरकार जब एक बार बन जाए तो उसी सरकार को अंत तक चलना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने जिसे चुना है, आप समझिए 5 साल के लिए, उसी को 5 साल तक सरकार चलाना चाहिए। और एक कानून ऐसा बनना ही चाहिए कि सरकार गिराना और सरकार अस्थिर करने पर जोर देना चाहिए लोगों को कि अब एक ऐसा कानून आए जिससे कि सरकार जो की तो रहेगी, कोई भी इसे गिरा नहीं पाएगा, चाहे वो कैसी खरीद फरोश कर ले। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों